बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिबेट में खुश आमदेद। आज बात हो रही है एनर्जी क्राइसिस की। मुल्क के अंदर क्या एनर्जी का बहरान तशवीशनाक हद तक बढ़ रहा है और आम आदमी के लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन मसाइल का हल क्या है। फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन है। एक थोड़ा सा रिव्यू आपके सामने मैं रख दूँ आज की इस डिबेट के अंदर कि पाकिस्तान में बिजली की तलब कितनी है और बिजली की पैदावार कितनी है। कहा जा रहा है कि 2025 से 30 तक 19% बिजली की जो तलब है, डिमांड है, उसमें इजाफे का इम्कान है। और इस वक्त नेपरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 43,775 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जिसमें से 59% जो है वो थर्मल है, 25% हाइड्रो है, 7% जो है वो विंड से, हवा से बनती है, और शमसी तवानाई जो है वो इस वक्त 9% है, और जोहरी भी बिजली इसके अंदर शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमतें दावेदार तो होती हैं कि हम जो है वो हवा से बिजली बनाएंगे, हम सोलर एनर्जी से जो है इस क्राइसिस को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सस्ती बिजली, सस्ती एनर्जी देना जो है वो इस वक्त ज़रूरत है। इंडस्ट्री उसी से चलेगी, आम आदमी का चूल्हा उसी से चलेगा। लेकिन कुछ तजावीज़ सामने आती हैं फवाद, जैसा कि कहा जाता है कि अगर हम बिजली की कंजम्पशन बढ़ा दें, उसका इस्तेमाल बढ़ा दें, तो जो हमें कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं तो वो भी कम हो सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस तो हमने देने ही देने हैं, लेकिन बिजली की जो यूज़ है वो कम होता चला जा रहा है। इसका हल भी आज के जो है इस डिबेट के अंदर हम तलाश करने की कोशिश करें। बाद आपने भी देखा कि जिस तरीके से ये कहा जाता रहा कि जी पहले CNG पे हम जाएंगे, गाड़ियाँ लेकर चले जाएंगे, उससे एनर्जी का बहरान हल होगा, पेट्रोलियम की मद में हमें जो ज़र मुआवजा देना पड़ता है उसमें कमी होगी, लेकिन वो भी ना हो सका। फिर वो पूरा मनसूबा भी फ्लॉप हुआ। उसके बाद ये कहा गया कि जी हम जो है सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे। सोलर एनर्जी पे भी बड़े सवालात उठते हैं कि लोग घरों में नेट मीटिंग तो लगा रहे हैं, लेकिन जो उन्हें वापडा की तरफ से जिन सहूलियात का ऐलान किया गया था उसमें बतदरीज कमी की जा रही है। क्यों फवाद, आम आदमी के साथ जब बातचीत होती है उसका गिला आपको क्या नजर आता है? मलिक साहब, हमारे यहाँ जो एनर्जी क्राइसिस का जो डेफिनेशन है ये भी वक्तन फवक्तन तब्दील होती रही है। आपने हवाला दिया आसिफ जरदारी साहब के उस दौर का जब राजा परवेज अशरफ साहब को तनकीद के तौर पर राजा रेंटल कहा जाना शुरू हो गया था। उस जमाने में मुझे आज भी याद है कि शायद कराची की बंदरगाह पे अगर आप पोर्ट ग्रैंड से देखें खड़े होके तो एक जहाज आज भी शायद खड़ा हुआ नजर आया आपको कारकस पे। कम से कम आज से 2-3 साल पहले तक तो मौजूद था। वो रेंटल पावर था जो तुर्की से आया था, जिसके साथ फिर हमारा तनाजा हो गया। उससे जो है वो बिजली पैदा होनी थी और वो बिजली कराची के जरिए जो है वो ग्रिड लाइन में जानी थी और फिर पूरे पाकिस्तान तक सप्लाई होनी थी। तो यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी कि एनर्जी क्राइसिस इस हद तक था कि मुल्क में सियासत हो रही थी। शहबाज शरीफ साहब पंखा लेके मीनार पाकिस्तान के नीचे बैठे थे। हम देख रहे थे कि रेंटल पावर मंगवाए जा रहे थे, जो बहुत महंगी बिजली जिन्होंने देनी थी। पाकिस्तान में कारखाने लगाने के लिए पाकिस्तान के पास इतना वक्त नहीं था। फिर हमने देखा कि एक वक्त ऐसा आया कि आज अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में एनर्जी सरप्लस मौजूद है। पाकिस्तान में अगर तमाम पावर हाउसेस को चला दिया जाए तो उनसे पैदा होने वाली बिजली कंज्यूम करने के लिए हमारे पास सारिफ मौजूद नहीं है, हमारे पास वो मकाम और मौका मौजूद नहीं है कि जहां उस बिजली को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस वक्त जो क्राइसिस है असल में एक तो गैस का क्राइसिस है कि पाकिस्तान की जो सोशल स्टडीज की किताबों में हम पढ़ते थे कि पाकिस्तान पता नहीं कितने साल तक जो है वो कुदरती गैस को इस्तेमाल कर सकेगा। वो गैस हवा के अंदर उड़ चुकी है, चूल्हे के अंदर जल चुकी है और इस वक्त गैस पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। हम RLNG मंगवा रहे हैं जिसके ऊपर भी सियासत होती है कि एक फरीक दूसरे फरीक पे कहता है कि आपने महंगी मंगवाई। लेकिन इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस की डेफिनेशन है वो ये है कि हम बहुत महंगी बिजली दे रहे हैं कि जो लोगों के लिए इस्तेमाल करना जो है मुश्किल हो रहा है, उनको अपने घर का बजट बनाना और चलाना मुश्किल हो रहा है। तो मलिक साहब, कोशिश यही है कि आज के प्रोग्राम में हम ये बात भी माहिरीन से करें कि सस्ती बिजली के लिए ऑल्टरनेट तरीके क्या होंगे और महंगी बिजली जो चोरी होती है उसकी चोरी और लाइन लॉसेस को कैसे कम किया जाएगा। हमने आज बुलाया हुआ है डॉक्टर अब्दुल सलैरी को, अरशद अब्बासी साहब को जो एक्सपर्ट हैं वाटर एंड पावर के, उनके साथ जमात अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक कमिश्नर इंडस वाटर के डॉक्टर शोएब अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद एनर्जी एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम अपने एक्सपर्ट के सामने ये सारी बातचीत भी रखेंगे। अब्बासी साहब, ये ट्रांसमिशन की हम बात तो फिर डिस्कोर्स के साथ हमें क्या करना होगा? डिस्कोर्स का फिर क्या तरीकेकार होगा? कौन इतनी नुकसान वाली डिस्कोर्स को खरीदेगा जहां पूरे पूरे माफियाज हों कि जो आपको ट्रांसफार्मर ना उतारने दें, जो अमला आपका जाए वहां पर और पूरे इलाके के अंदर चोरी होती हो। मैं ऐसे बहुत सारे इलाकों को पॉइंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन अच्छी बात नहीं है हम टीवी पे बैठ के किसी इलाके को खास तौर पर जो है वो पॉइंट आउट करें। लेकिन मुल्क में ये मसाइल मौजूद है ना, तो फिर इन डिस्कोर्स को किस बुनियाद पर चलाया जाए? जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक भी तो है ना, कि जो चला रहा है प्राइवेटली तमाम चीजों को डील कर रहा है, अपने लॉसेस को कंट्रोल कर रहा है,
मुनाफा कमा रहा है तो यहाँ मौजूद है ना। देखें, इसका बहुत सीधा सा तरीका है, वो ये है कि जिस प्रोविंस में वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो उसके हवाले कर दिया जाए पहले स्टार्ट में। प्राइवेटाइज अभी कोई नहीं करेगा, इस चीज को कोई नहीं खरीदेगा। जो प्रोविंस है उसके हवाले वो कंपनी कर दी जाए, जो सब्सिडीज हैं वो एनएफसी के अगेंस्ट डिडक्ट की जाए, क्योंकि वो प्रोविंस की जिम्मेदारी है वहां से रिकवरी करना। फेडरल जब तक बिल बढ़ती रहेगी, इस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करती रहेगी, तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, वो सबके लिए महंगी ही रहेगी। प्रोविंस के पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ट्रांसफर हो जाए, जो सब्सिडीज हो द प्रोविंस की जिम्मेदारी उससे से रिकवरी करना। जब जो सब्सिडीज हैं वो एनएफसी में से डिडक्ट होंगी, तब जाके सडनली एक हिट लगी कि जी हमें इसको रिकवर करने की, इसको बेहतर इंप्रूव करने की जरूरत है। इंसेंटिव मैकेनिज्म जो है उसको अलाइन करने की जरूरत है। इस तरह ये प्राइवेटाइज भी नहीं हो सकती, कोई नहीं खरीदेगा। अब्बासी साहब, ट्रांसमिशन लॉसेस की हम बात करते हैं, बिजली चोरी की हम बात भी करते हैं। अभी ये भी बात हो रही है कि बिजली की जो कॉस्ट है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट वो तो बहुत कम है, लेकिन उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार है। टैक्सेस भी हुकूमत एक ख़ास हद तक ले सकती है, लेकिन जिस किस्म के टैक्सेस हैं, एक बिल देखकर तो डर लगता है कि इसके अंदर कहाँ से कौन सा टैक्स डाल दिया गया है। ये टैक्सेस रिव्यू हो सकते हैं, ख़ासतौर पर अभी तो हमने बहुत से पैसे देने IMF को वापस टैक्सेस और लगाने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ ट्रांसमिशन लॉसेस और बिजली चोरी एक बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। ये आम आदमी के ऊपर डालना, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, एक बात बताऊं, मैं अभी कोई 4 साल पहले इंडियन पूरे पावर सेक्टर का रिव्यू करना पड़ गया था किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो आपको हैरत होगी ये जान के कि जम्मू एंड कश्मीर, जिसे कहते हैं इंडियन हेल्थ कश्मीर, और बिहार में जो लॉसेस हैं वो 50% से भी ज़्यादा है। और मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये लॉसेस पाकिस्तान के ऑलमोस्ट बराबर है। मैं एक बात कहूँगा कि ये जनरेशन्स को जो डाटा है वो चेक किया जाए। ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन कास्ट हायर है। हाँ, वेटेड एवरेज की तो बात हो रहा है, लेकिन देखें ज़रा कि कितने यूनिट LNG से जो पिछले बात बिजली बनी, मेरे ख्याल में 32 रुपये की बनी है। जो इम्पोर्टेड कोल है वो शायद मेरा ख्याल है 22 रुपये का, और जो लोकल कोल है वो शायद 14 रुपये का। बिजली हमारी सस्ती नहीं है। एक बात तो यहाँ से शुरू होती है। दूसरी, जैसे आपने पहले कहा कि ये जैसे पहले वापडा अनबंडल हुआ, पहले एक ही वापडा हुआ करता था, सब कुछ उसके अंडर था, और फिर नपरा बनी। इसका पर्पज़ यही था कि प्राइवेटाइजेशन हो। जैसे देखें, पहले एक TNT PTCL होता था, फिर PT आया। आज देखें क्या कंपटीशन है माशाल्लाह, कि कट थ्रोट कंपटीशन है, क्या क्या हो रहा है इस मोबाइल पे, आप भी तो जानते। हमारे यहाँ जब KLactiv प्राइवेट हुई तो उस वक्त इसके ऊपर तो मेरी एक बुक है जो पूरे पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जाती है। उस वक्त 2 बिलियन 4 बिलियन इसकी सब्सिडी थी। पिछले साल इसकी सब्सिडी 170 बिलियन थी, और हमारे सेक्रेटरी जो पावर हैं बड़ा हैर से कह रहे हैं कि जी वो हो KLactiv कितनी बड़ी सब्सिडी ले रहे। तो एक जो मैंने पहले कहा ना, देखे ना, किसी भी कहते हैं ना गेम की या खेल की खूबसूरती होती है कि कितना अच्छा वो रेगुलेटर होता है। पेमरा कितना अच्छा है वो आप बेहतर जानते हैं। इसमें नपरा एक रेगुलेटर जो है ना, वो कितना अच्छा उसने रोल प्ले करना था। जब ये एक अच्छा वाइब्रेंट अदारा नहीं होगा, फिर डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो मेरा ख्याल एक फेयर डील नहीं होगी, या फेयर मेरे ख्याल में इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो केस ऑफ KLactiv बनेगा, गूगल कीजिएगा, उसके बाद 200 सफ़े की एक रिपोर्ट है, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपसे एक बात कर रहा था कि एक सेशन के ऊपर काम हो सकता है जो कि इनको प्रपोज किया, जो दुनिया भर में हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। उन्होंने एक काम किया है, वो काम ये किया है कि उन्होंने जो बिलिंग है ना और मेंटेनेंस से आउटसोर्स कर दी। यानी मैं आज बता ही देता हूँ आपको, आप मुझे कहते हैं लाहौर लेस्को की ऐसे करें जी, बिल भी आप कलेक्ट करें, उसकी मेंटेनेंस भी आप करें। आप यकीन करें ये 6 महीने के अंदर लॉसेस हाफ हो सकते हैं। ये दुनिया में, ये कोलंबिया में भी हुआ है, ये इंडिया में बड़ी स्टेट्स में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, महाराष्ट्र में। इसमें ये एग्जांपल उसको कोड करके इनको प्रेजेंटेशन बना के दी है कि फ़र्ज़ करें ये बड़ा बड़ा काम है, कोई ले ना ले। आप जैसे लाहौर में इतफाक़ हुआ होगा, बाज़ का वापस आउटसोर्स करती, भाई जाए प्राइवेट पार्टी को कहते हैं कि जाए जी बिल आप कलेक्ट करें। जैसे ये टोल प्लाजा पे होता है, टोल प्लाजा पे तो अब तो फौज आ गई है, वरना पहले प्राइवेट लोग थे। देखे ना वो कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं। ये तो 2 महीने के अंदर पॉसिबल है। और ये यहाँ पे इस नपरा को जाके मेरे ख्याल में 2 महीने, यकीन करें कि फ्री ऑफ कास्ट। मैं किसी NGO का बंदा नहीं हूँ,
जैसे वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने कालाबाड़ डैम को भी स्पाइल किया, मैं तो वो प्रैक्टिकली ये ऑन रिकॉर्ड है, चेक भी कर सकते हैं, पढ़ाया लिखाया इनको जिसे कहते हैं कि ब्रीफ किया। लेकिन मसला ये है कि वो काट के बिल्ले को बिल्ला तो बन गया, मैं वो कौन करे। ये असल मैं आज आपको बताया, नेपरा के एक्ट में देखें, पूरे एक्ट में तब्दीलियाँ कोई 10 दफ़ा हुई हैं, 8 दफ़ा चेयरमैन निकली हुई हैं। यानी नया एक बंदा आएगा, अब फ़र्ज़ करें हमने लगाना है नसरुल्लाह साहब को, तो मैं इनका स्केच वही लगाऊंगा कि ये वो शख्स हैं जो बागी जनाब के सामने बैठते हैं, इनको लगाना है अपने चेयरमैन, और इसी हिसाब से लगाया जाए। बात यहाँ से ख़राबी होती है जब तक यहाँ पे हम मेरिट नहीं करेंगे। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए फिर हाथ जोड़ता हूँ जनरल आसिम मनीर को कि देखिए आपके सामने साथ ही CMH है, जब वहाँ पे जाते हैं तो आप कहते हैं मेरिट मेरे डॉक्टर सबसे बेस्ट होना चाहिए, आप उसका कितना प्रोफाइल देखते हैं। लेकिन जब इट्स कम टू द इंजीनियरिंग आप लगाते हैं, आओ जी लगाओ। बिल्कुल ठीक। देखिए मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आप बताएं, हमारे बड़े अच्छे हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, PhD हैं, लेकिन भाई वो फार्मेसी में हैं, वो पेट्रोलियम में नहीं। बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैंने भी कहा डॉक्टर साहब आप हाइड्रोकार्बन में आप एक काम करें, और मतलब देखिए रेलिवेंस नहीं बनती ना जी। आप नसरुल्लाह साहब बताएं, आपकी जगह कोई बंदा दूसरा आ जाए, इस तरह का प्रोग्राम कर सकता है कभी? नेवर। आपका एक्सपीरियंस, आपका इन हैंड एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। मैं दावे से कह सकता हूँ, अभी हार्वर्ड के बच्चे को आपकी जगह बैठाया जाए बंदे को, वो आपका काम नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है। जब तक नेपरा में सही बंदे नहीं लाएंगे, मिनिस्ट्री में ठीक बंदे नहीं लाएंगे, डिस्को की प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर वो भी गई तो KLCT बनेगी, वो और खाएंगे। यानी आप सोचें, आप जाएं आज भी कि जब KLCT हुई थी तो 2 बिलियन थी, आज 170 बिलियन है। माशाल्लाह, फ़ायदा क्या हुआ हमें इसका? मैं चाहता हूँ सुहेल भट्टी साहब भी मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और ख़ासतौर पर एनर्जी के हवाले से हम उनसे रहनुमाई भी लेते रहते हैं कि मुल्क के अंदर एनर्जी का क्राइसिस है, इसका हल क्या है और इससे निकलने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं। सुहेल भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ ऑलरेडी एक बड़ा भरपूर पैनल भी मौजूद है जिसमें अरशद H अब्बासी साहब हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त एनर्जी एक्सपर्ट पाकिस्तान में। जमात अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर खालिद वलीद और अम्मार हबीब खान साहब भी एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें जो बात करते हुए 2 चीज़ें हम जो है वो सामने रखते हैं आपके सामने। पहली बात तो ये कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावार तो बहुत है, इस्तेमाल शायद हम कम करते हैं, कैपेसिटी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, इसलिए हम बिजली महंगी देते हैं, लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी है। आम आदमी का कसूर क्या है इसमें? अगर बिजली हम महंगी ख़रीद के, या अगर बिजली के लिए हमने कैपेसिटी चार्जेस देने होते हैं, माजी की हुकूमत की गलतियाँ हो सकती हैं, उस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन आम आदमी को अगर हम सस्ती एनर्जी नहीं देंगे तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, इंडस्ट्री लेगी? साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको और फवाद साहब को और आप यूट्यूब को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि ऐसा ये सेंसिटिव मामला है जिसको कोई रियलाइज नहीं करता, और हमारी सारी फोकस डेफिनेटली पॉलिटिकल डिस्कशन पे रहती है। लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, जब तक वहां पर उसका एनर्जी सेक्टर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वहां पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी सर्वाइवल मुश्किल है, आपकी सर्वाइवल एट स्टेक है। और इस वक्त जो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर है वो पूरे मुल्क को बुरी तरह से माल बना चुका है, वो गैस का शोबा हो, ये पावर का शोबा हो, और इतने संगीन किस्म के चैलेंजेस हैं जिसको अगर बयान किया जाए तो मतलब है कि शायद कोई आम बंदा उसके आसान खता हो जाए। इस वक्त मसला ये है कि हमारे यहाँ पिछले 25-30 सालों के अंदर बैरून मुल्क बैठे हुए कुछ ऐसे पाकिस्तानी और गैर मुल्की कंपनियां जिन्होंने दोहरे रेट्स के ऊपर महंगे तरीन पावर प्लांट्स यहाँ पर लगाए, और जो हमारा पूरा एक मैकेनिज्म गलत था, महंगी बिजली सिस्टम में ऐड होती रही। लेकिन उसके साथ साथ हमने जो अपनी इंडिजिनस रिसोर्सेज से सस्ती तवानाई पैदा करनी थी उसको इग्नोर किया, डिमांड हमारी बढ़ती रही, और उसके बाद जो हमारा सिस्टम था उसको भी अपग्रेड नहीं किया। और आज नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि जो जैसा बिजली का शोबा है वो 3200 अरब की सालाना बिजली पैदा कर रहा है, और उसकी जो हमने टैरिफ जितना भी बढ़ा चुके हैं, हम उसके 600 रुपए रवा माली साल का फिर भी शॉर्टफॉल है। गैस का बदतरीन सूरत हाल है। मसला क्या है, इस सारे क्राइसिस के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स की और कुछ कंपनियों की चांदी लगी हुई है। उन्होंने बैरून मुल्क अपने ऑफशोर अकाउंट्स खोले हुए हैं, यहाँ से सारी पाकिस्तान की दौलत वहां मुंतकिल हो रही है और अभी भी हो रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तान दुनिया का एक एटॉमिक पावर है, और एक एटमी मुल्क का जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का निजाम है इतना पैथेटिक है, इतना बदतरीन है, इतने हैवी है, टेक्निकल और लॉसेज हैं, चोरी अलग है, कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते।
मसला ये है कि जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, हुकूमतों का तवज्जो उस तरफ चली जाती है, और गुज़िश्ता 10-15 सालों में ये शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। अब शहबाज शरीफ साहब थोड़ी फोकस कर रहे हैं, उन्होंने अहम कमेटियों की जिम्मेदारी अपने पास रखी है, सरबराही वो खुद कर रहे हैं और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वो शोबा है, इसको बेहतर किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप पूरा नहीं कर सकते। आप अवाम को रिलीफ देने के जो दावे करते हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक आप इस शोबे में बेहतरी नहीं लाते। और इस शोबे में बेहतरी लाने के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर मौजूद हैं, करप्ट एलिमेंट मौजूद हैं, उनको खत्म करना होगा, सिस्टम को अपग्रेड करना है और एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट आप लेके आए जो कि आपको सोल्यूशन मौजूद हैं, जो आपको गाइड करे और जो उसकी मॉनिटरिंग करे। आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त भी कितना मैनुअल काम हो रहा है, उसके अंदर मैसिव लेवल की बिलियन ऑफ रुपीस की पर डे के अंदर लीकेजेस है और वो इंडिविजुअल्स की पॉकेट में जाती है। उसको रोकने की जरूरत है। वो ये रोक लेते हैं तो हमारा थोड़ा सा जो खसारा है वो रुकना शुरू हो जाएगा और हम थोड़ा सा बेहतरी का सफर शुरू कर देंगे। इसी तरह गैस का शोबा है, उसको अनबंडल करने की जरूरत है, उसको डिरेगुलेट करने की जरूरत है कि वहां लॉसेस कम हो और हमारा जो खसारा है वहां पर कम हो, कंपटीशन हो और प्राइवेट कंपनीज भी आके उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें ताकि हमारी कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर हो। पाकिस्तान डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।